नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में धरना, प्रदर्शन, अनशन या फिर पूजा पाठ पर रोक लगाने के फैसले का तीखा विरोध किया है। इनका सवाल है कि आजादी के 75 वर्ष में आखिर इन सब पर रोक लगाकर क्या मिसाल कायम की जा रही है। दरअसल कल जारी संसदीय बुलेटिन में कहा गया कि सांसद संसद भवन परिसर को किसी धरने, प्रदर्शन, अनशन या फिर पूजा पाठ के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। इसके लिए सभी सदस्यों का सहयोग प्रार्थनीय है। इस बुलेटिन का स्क्रीनशॉट कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि विश्व गुरुज लेटेस्ट साल्वो, धरना मना है, डरना मना है। और वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इसका विरोध किया है। संसद में परिसर में लोग धरना नहीं दे सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, अनशन नहीं कर सकते, क्या साहब रामधुन तक नहीं गा सकते? क्या बना रहे हैं आप आजादी के 75वें वर्ष में? कौन सी मिसाल लोकतंत्र को आप दे रहे हैं? मैं समझता हूं कि माननीय स्पीकर साहब और माननीय चेयरमैन साहब को फौरी तौर पर हस्तक्षेप करके इस तरह की तमाम कोशिशें जो संसदीय लोकतंत्र को कब्रगाह में भेजने की तैयारी हो रही है, इस पर विराम लगना चाहिए। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है कि दबाने की मनोवृत्ति की वजह से जो श्रीलंका में विस्फोट हुआ, संभवतः हम उसी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे अगर आप प्रतिरोध के इन अवसरों को भी आप बंद करने, उनको कुंद करने, उनको जमींदोज करने की कोशिश करें। लेकिन दोपहर होते होते विपक्षी सांसदों के इस विरोध पर ही सवाल उठने लगे, क्योंकि लोकसभा सचिवालय के सूत्रों की ओर से जानकारी दी गई कि संसद के हर सत्र से पहले सांसदों से यही आग्रह किया जाता है और इसमें कोई भी नई बात नहीं है। इस दावे के समर्थन में पिछले बुलेटिनों की कॉपी जारी की गई। यहां तक कि जब यूपीए सरकार थी तब भी इसी तरह का आग्रह किया जाता था। यहां तक कि बुलेटिन की भाषा भी हूबहू वही है, इसमें भी कॉमा फुल स्टॉप तक का अंतर नहीं है। यह भी बताया गया कि पिछले साल शीत सत्र से पहले भी संसदीय बुलेटिन में इसी तरह की रोक की बात थी, लेकिन इसके बावजूद गांधी प्रतिमा पर निलंबित सांसदों का प्रदर्शन चलता रहा। अभी लोकसभा में कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया, लेकिन ये एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया लंबे समय तक चल रही है। और आप सबको जानकारी है कि 2009 से ये प्रक्रिया चल रही है। उसके पहले भी प्रक्रिया चल रही थी, उसके सबके सर्कुलर जारी कर दिए। मेरा सभी राजनीतिक दलों से पुनः आग्रह है कि लोकसभा में या राज्य की विधानसभाओं में बिना तथ्यों के किसी भी तरह की राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से हमें बचना चाहिए। एक बार नजर डाल लेते हैं उन तस्वीरों की जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था कि पिछले साल दिसंबर की ये तस्वीरें हैं, जब धरने प्रदर्शन पर इसी तरह की रोक थी। लेकिन टीएमसी सांसदों के निलंबन में जो महात्मा गांधी की प्रतिमा है संसद परिसर में, उसके आगे ये प्रदर्शन चलता रहा। और आपको बताएं कि कल ही असंसदीय शब्दों की नई सूची को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। तब भी लोकसभा अध्यक्ष ने सफाई दी थी कि यह सूची 1955 से प्रकाशित की जाती है और इसमें हर साल नए शब्द जोड़े जाते हैं। किसी भी शब्द पर रोक नहीं लगी है, बल्कि संदर्भ देखकर असंसदीय पाए जाने वाले शब्दों पर कार्रवाई से उन्हें हटाने का प्रावधान किया गया है। और तो क्या विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है या फिर विपक्ष जानबूझकर तिल का ताड़ बना रहा है? अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अर्जुन लाल मीणा जी हैं, जो कि बीजेपी सांसद हैं। साथ ही अमी याग्निक जी कांग्रेस के सांसद हैं राज्यसभा में, और डॉक्टर शांतनु सेन टीएमसी के राज्यसभा सांसद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले अमी जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो सर्कुलर आया, इसको लेकर विरोध किया गया कांग्रेस की ओर से, आरजेडी की ओर से भी हुआ, टीएमसी की ओर से भी किया गया, लेकिन ये सफाई दी गई है सचिवालय की ओर से कि ये तो हर बार हर सत्र से पहले आता है। तो क्या विपक्ष जानबूझ करके विरोध कर रहा है, तिल का ताड़ बना रहा है, जैसा कि सरकार आरोप लगा रही है? नहीं, देखिए, तिल का पहाड़ बनाने का सवाल नहीं आता है। आपने देखा कि कल वो एक सूची निकाली गई थी और सूची में ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया था जो बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में हम यूज करते हैं और कोई बात पता नहीं होती है तो करते हैं। आज ये सर्कुलर निकाला गया है
और अभी ये बता रहे हैं कि ये तो हर बार हम निकालते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछली बार भी अगर निकाला गया था और धरने किए गए थे, तो जो धार्मिक विधि भी की गई है, हमें बताना ही है कहाँ हुई या किसने की है। तो इसका मतलब कि बस सर्क्यूलर निकलता जा रहा है और इसके कोई मायने नहीं रहते हैं। जो बहुत जिम्मेवार लोग हैं वो उसमें फॉलो नहीं करते हैं। तो पहला मुद्दा तो ये है। पर जो बार बार आप निकालते हो और हमें बताना चाहते हो कि भाई हम तो पार्टी विथ डिफरेंस है, बीजेपी ऐसा कह रही है, हम तो यूपीए का नहीं मान रहे हैं, हम तो अगले गवर्नमेंट का नहीं मान रहे हैं, तो फिर क्यों करते हो आप? सीधा वैसे ही लाके और डिफेंस में आके बताते हो कि तो पहले से होता आ रहा है। और ये बता रहा है, आपका जो आचरण है, आपका जो बिहेवियर है, वो बता रहा है कि आपको ये सब चीजों से डर लगता है। बीजेपी को धरना से तकलीफ है, बीजेपी को डेमोन्स्ट्रेशन से तकलीफ है, बीजेपी का कोई आवाज उठाता है तो तकलीफ है, सस्पेंड होके गांधी जी के पास, पुतले के पास जाके बैठता है तो तकलीफ है। ये हर चीज की तकलीफ है। इसलिए आपको ये जोर शोर से बताना पड़ता है कि ये एक सर्कुलर है, हम ला रहे हैं और मेंबर का कोऑपरेशन चाहते हैं। लेकिन अमित जी, तो अभी हमने तस्वीरें दिखाई हैं, एक डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर बीजेपी दिखा रही है। तो इसीलिए हमारा डेमोक्रेटिक राइट है सबको आवाज उठाना, अपना पक्ष रखना, चाहे वो हाउस के अंदर हो, हाउस के बाहर हो, रोड पे हो। हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो इसी के बाद हम कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें हमने अभी दिखाई अमित जी, एक बार फिर से दिखा रहे हैं, जिसमें कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, प्ले कार्ड सांसदों के हाथ में है। इसके साथ साथ महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है संसद परिसर में, उसके आगे भी खड़े होकर के सांसद नारेबाजी कर रहे हैं। लोकसभा सचिवालय का यह कहना है कि ये सारी तस्वीरें पिछले साल दिसंबर की है, जब टीएमसी के सांसदों को निलंबित किया गया था राज्यसभा से, और उसके बाद उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया था। तो यानी सर्कुलर के बावजूद विरोध प्रदर्शन तो हो रहे हैं। हाँ, ये आपने बहुत एक अच्छा मुद्दा बताया कि जब सस्पेंड किया गया, कोई कारण नहीं बताया। अगर आपको सब चीज फॉलो करनी है तो प्रोसीजर फॉलो करनी जरूरी है। आपने वैसे ही आवाज उठाई अंदर, आपने सस्पेंशन कर दिया 12 लोगों का, 12 सांसदों का, न कोई रीजन बताया। सबने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारी गलती क्या है, हम आवाज उठा रहे हैं, हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है, हम उनका इश्यू लेके आ रहे हैं, हमारी बात सुनो, और सस्पेंशन आ गया। सस्पेंशन भी 2-3 कारणों पे बिल्कुल गलत था, क्योंकि वो पिछले सत्र में जो आवाज उठाई थी वो इस सत्र में, नए सत्र में आपने सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंड करने के बाद क्या करेंगे? उनको हाउस में एंट्री नहीं मिल रही है, तो वो गांधी जी के पुतले के पास जाके बता रहे हैं कि हम देश का आवाज उठा रहे हैं, हम लोगों की बात रखने चाहते हैं। लेकिन रोका कहां गया? प्रदर्शन करने से तो रोका नहीं गया, प्रदर्शन तो किया, सर्कुलर होने के बावजूद भी प्रदर्शन हुआ। हाँ, प्रदर्शन तो कर ही सकते हैं, प्रदर्शन, क्योंकि सस्पेंशन का भी जवाब तो नहीं दिया। प्रदर्शन के पर हमने बताया कि भाई हमें जवाब दो, हमें क्या तकलीफ, आप सस्पेंशन किस वजह से किया, वो भी जवाब नहीं दिया। रोका तो नहीं, पर मैंने एक बात बतानी है आपको, बहुत उचित समझती हूँ कि एक फॉरेन डेलीगेशन आया था, वो वहां से निकला और सारे बैठे हुए थे सस्पेंडेड जो सांसद थे, उनको ऐसा बताया कि नहीं, बस जरूरी नहीं है गांधी जी के पुतले के पास जाने का, आप देख सकते हो, वो निकाल के किसी को आने तक नहीं दिया गांधी जी के पुतले के पास। तो ऐसा रवैया तो ठीक नहीं है। सब देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी किस तरफ जा रही है। आप बहुत अनुभवी सांसद हैं अमित जी, आप लंबे समय से देखती आ रही हैं। आपको क्या अंतर लग रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में किस तरह का बदलाव आया है संसद के भीतर, जिसको कि शायद दुरुस्त करने की भी जरूरत पड़े? बहुत बहुत अंतर आया है। पहले तो मुझे लगता था कि जब हम सांसद नहीं थे, तब हम जब पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स देखते थे, तो हर एक की डिबेट, हर एक का पॉइंट समझ में आता था, हर एक को चांस मिलता था, हर एक सांसद अपना पक्ष रखते थे, हर पार्टी अपना पक्ष रखती थी और बताती थी कि ये पॉइंट हानिकारक है देश के लिए, ये ठीक है, ये होना चाहिए, इसको जरा ज्यादा डिटेल में हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। ये सब बातें हमने सुनी है, हम ऐसे पार्लियामेंटेरियंस देखे हैं पार्लियामेंट में, और वो भी देखा है कि इसी बीजेपी ने पूरा सत्र एक पार्लियामेंट का, राज्यसभा का चलने नहीं दिया था, और वो जो अलग किस्म की बिहेवियर करते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल डिबेट नहीं होने देते हैं, पार्टीज को बोलने का मौका तक नहीं मिलता है। बिल एकदम से आप देखेंगे तो 8 मिनट 9 मिनट में बिल पास हो जाता है, कोई अपना पक्ष नहीं रख सकता। अगर आवाज उठाए तो सस्पेंड कर देते हैं,
तो ये पूरा डिफरेंस हो गया है कि एक व्यक्ति पार्लियामेंटेरियन अगर आवाज नहीं उठा सकता है तो आम आदमी तो कैसे आवाज उठाएगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अमित जी ये बात तो विपक्ष के बारे में भी कही जाती है कि जो नियम है उनका पालन नहीं किया जाता है, हंगामा होता है, चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जब सरकार अपना कोई बिल लेकर के आती है तो उस पर चर्चा के बजाय हंगामा कर देते हैं, अपने मुद्दों को फोर्स करने की कोशिश की जाती है। और जहां तक संसद के सत्र को नहीं चलने देने का सवाल है तो यही आरोप तो आपके ऊपर भी लगता है कि आपने भी अखिलेश जी, पहली बात तो हंगामा क्यों होता है? हम सुबह जाते हैं, कोई हंगामा नहीं होता है, बिल पेश होता है, अगर बीजेपी या मिनिस्टर अपना पक्ष रखते हैं तो बाकी के पार्टीज को बोलने का हक होता है ना। कुछ भी अगर थोड़ा भी बता दिया जाए कि ये बिल ठीक नहीं है, इसको आप सिलेक्ट कमेटी में भेजिए, स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए, वहीं से शुरू होता है, आवाज आती है जोर जोर से, वो अपना सारे लोग दाहिने हाथ दबाते हैं पूरे बीजेपी वाले और चिल्ला चिल्ली करते हैं, न किसी को बोलने देते हैं और इसी में फिर फटाफट बिल पास हो जाता है। कई पार्टी वॉकआउट करती है क्योंकि उनको सुना ही नहीं जाता है। तो ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स पूरा चेंज हो गया है, देश भी देख रहा है और हिस्ट्री भी देखेगी कि किस तरह से पार्लियामेंट किस गरिमा से चलती थी और कब क्या अब हो रहा है, कैसे फैक्टर्स काम कर रहे हैं कि लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। बिल्कुल आप 5 मिनट 10 मिनट में बिल पास करते हो। बिल का मतलब है हर एक तबके की व्यक्ति का सुनो कि बिल जब कानून बन के आएगा तो उनके काम में आएगा, उनके पक्ष में होगा, उनका बुरा करेगा, उनका अच्छा करेगा। इस पे बहुत डेलिब्रेशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। पर अगर चांस नहीं मिलता है तो हंगामा तो होना है और हंगामा होता है तो क्यों बीजेपी रूलिंग डिस्पेंसेशन क्यों समझती नहीं है कि नहीं हमें बड़ा दिल दिखा के हमें बताना चाहिए कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है, सबको चांस मिलना चाहिए, सबको अपना पक्ष रखने का समय मिलना चाहिए। ये करती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपको बिल पास करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। दुर्भाग्यवश जो बाकी 2 सांसद थे वो तकनीकी कारणों से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, इसलिए दूसरा पक्ष अभी हम नहीं सामने रख पाए। लेकिन सरकार की ओर से ये स्पष्ट जरूर किया गया है कि जो सर्कुलर की बात हो रही है, बुलेटिन की बात हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है और ये काफ़ी लंबे समय से यूपीए के ज़माने से ही इस तरह के सर्कुलर चलते आए हैं जिसमें कि संसद परिसर में किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन को लेकर रोक लगाने की बात कही गई थी। 5 की बात में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद दिखाएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो कई दिनों तक प्रदर्शनकारियों के कब्जे में था। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे गोटाबाया के इस्तीफे से प्रदर्शनकारी काफी खुश हैं। पिछले हफ्ते प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था, उसकी तस्वीरें देश दुनिया में वायरल हुई। बाद में पीएम दफ्तर समेत कई अन्य सरकारी इमारतों को भी प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि कल उन्होंने इन इमारतों को खाली कर दिया। अब ये इमारतें एक बार फिर से सुरक्षा बलों के नियंत्रण में आ गई हैं। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह आज श्रीलंका के राष्ट्रपति पैलेस पहुंचे। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जो कुछ किया उसकी जांच चल रही है। यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो पहुँची हुई है। फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं, जो निशान हैं उससे सबूत उठाए जा रहे हैं। मकसद ये है कि इस तरह का जो यहाँ प्रदर्शन हुआ उसके पीछे के लोगों की पहचान की जाए अगर संभव हो सके तो। दूसरा, इस बात को इंश्योर करना कि आगे इस तरह की घटना कम से कम महल के अंदर ना हो, उसको सुनिश्चित करना। अगर सुरक्षा की और ज़्यादा व्यवस्था करनी है तो वो किया जाना, क्योंकि जो भी राष्ट्रपति यहाँ बनेंगे आने वाले दिनों में वो इसी आवास में रहेंगे। ऐसे में उनकी सुरक्षा भी एक अहम बात होगी, क्योंकि लोगों का जो गुस्सा है वो अभी चल रहा है। और जो राष्ट्रपति बनेंगे, अगर रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति के तौर पे बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक का गुस्सा जो है वो शांत होने वाला नहीं है। तो वैसी स्थिति में क्या और कुछ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाए, और साथ ही साथ क्योंकि राष्ट्रपति को यहाँ पे रहना है तो जो नुकसान हुआ है उसको दुरुस्त किया जाए, ताकि ये आवास जो है वो फिर से राष्ट्रपति के रहने लायक बन सके। यहाँ की तमाम चीज़ों को, किचन को और बाकी तमाम चीज़ों को दुरुस्त किया जा सके। अब तक जो हमने आपको दिखाया वो ये राष्ट्रपति निवास के फर्स्ट फ्लोर पे था, और अब हम ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। और ग्राउंड फ्लोर पे ही वो बड़ा किचन है, साथ में ही यहीं ग्राउंड फ्लोर के बाहर जो है वो स्विमिंग पूल है, जो हम आप कोशिश करेंगे इन सब जगहों पे जो आप देख रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें आपने उस समय देखी, जिस तरह के वीडियोज आए, हर जगह चींटी की तरह लोग भरे हुए थे।
चींटी की तरह प्रदर्शनकारी हर तरफ नज़र आ रहे थे। इतनी ज़्यादा तादाद थी उनकी, और उनको चींटी की तरह कहने का मतलब कोई डिसग्रेस नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद में उनका होना, उसके लिए ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये बाहरी अहाता है, हम बाहर निकल आए हैं और हम आपको अब ले चलते हैं उस इलाके में जिस इलाके में स्विमिंग पूल है। और सबों ने देखा कि किस तरीके से जब जनता यहाँ घुसी तो एक बड़ी तादाद जो प्रदर्शनकारियों की थी वो स्विमिंग पूल में नहाने चली गई। और लगता है कि जो ह्यूमिडिटी है यहाँ पे जिस तरह की, उस ह्यूमिडिटी की वजह से भी कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा कि वो यहाँ पर नहाएं। हम पूछते हैं इनसे जो यहाँ पे मौजूद हैं। वेयर इज द स्विमिंग पूल? दैट साइड? ओके ओके, थैंक यू। तो मैं ये महल इतना बड़ा है कि मैं उल्टी दिशा में आ गया, और अब हमें जो बताया गया उस दिशा में स्विमिंग पूल है। हम फिर से ज़रा पूछने की कोशिश करते हैं कि वेयर इज द पूल, स्विमिंग पूल? Yeah, this location. We will go. ओके Next one. ओके, थैंक यू। तो हमें बताया गया है कि थोड़ा और आगे जाना है और इधर है स्विमिंग पूल। ये ख़ास तस्वीर इसलिए आपके लिए लेते हैं क्योंकि जब ये तस्वीर आई थी कि राष्ट्रपति के आवास में जो स्विमिंग पूल है उसमें किस तरह से श्रीलंका की आम जनता प्रदर्शनकारियों के तौर पर घुसकर वहाँ पर स्नान कर रही है। वहाँ पे वो हालांकि प्रोटेस्ट का हिस्सा उसको माना जाए ना माना जाए, इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन हमें बताया गया है कि थोड़ा और आगे जाना है और इधर है स्विमिंग पूल। ये ख़ास तस्वीर इसलिए आपके लिए लेते हैं क्योंकि जब ये तस्वीर आई थी कि राष्ट्रपति के आवास में जो स्विमिंग पूल है उसमें किस तरह से श्रीलंका की आम जनता प्रदर्शनकारियों के तौर पर घुसकर वहाँ पर स्नान कर रही है। वहाँ पे वो हालांकि प्रोटेस्ट का हिस्सा उसको माना जाए ना माना जाए, इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि इस देखिए जिस तरह से यहाँ पे दीवारों पे निशान है लोगों के जूते चप्पलों के निशान, और ये रहा वो स्विमिंग पूल जिसमें कि प्रदर्शनकारी नहाते नज़र आए थे। और वीडियो, कई तरह के वीडियोज़ आए थे। हम आपको एंगल से वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे जिस एंगल से सबसे ज़्यादा वीडियो आए थे और वो वायरल हुआ था। तो ये स्विमिंग पूल है, यहाँ तो अभी सन्नाटा है, कोई भी नहीं है कुछ मीडिया कर्मियों के अलावा, लेकिन यहाँ जिस तरह से यहाँ से दृश्य आए थे वो इस कॉर्नर से दृश्य थे जितना मुझे याद है या जितना मैं याद कर पा रहा हूँ। और प्रदर्शनकारी यहाँ पर इस तरफ से आकर यहाँ काफ़ी उन्होंने चक्करलस की थी, मस्ती की थी, वीडियोस बनाए थे और वो काफ़ी वायरल हुआ था। तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास का वो स्विमिंग पूल जहाँ प्रदर्शनकारियों की जो तस्वीर है वो नज़र आई थी और काफ़ी वायरल हुई थी। तो एक बार सामने से तस्वीर इस स्विमिंग पूल की, और ये राष्ट्रपति आवास का उसकी पहली मंजिल और ये स्विमिंग पूल। अब यहाँ पर जो हैं कुछ लोग मीडिया के आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे जो जिज्ञासा रख रहे हैं वो आ रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग जो हैं वो जांच दल के भी हैं जो देख रहे हैं यहाँ क्या क्या हुआ। श्रीलंका के राष्ट्रपति निवास का ये वो बिस्तर है जहाँ प्रोटेस्टर्स बैठे थे। यहाँ बैठकर वो न सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे बल्कि उनके मस्ती के वीडियोज़ भी सामने आए थे। और आज राष्ट्रपति निवास को खोला गया है मीडिया के लिए, और साथ ही यहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम है वो जांच में जुटी है। मकसद ये है कि देखना एक तो कि नुकसान क्या हुआ है, उसके लिए भी एक टीम है, और यहाँ से सबूतों को इकट्ठा करना। ये एक तरह से सरकारी तरीका है इस तरह के प्रोटेस्ट होने के बाद लोगों से ये बताने का कि सरकार जो है वो बैठी नहीं हुई है, और सरकार की ये कोशिश है कि जो कुछ भी यहाँ पर उपद्रव हुआ और जिस तरीके से यहाँ अपराध, सरकार की नज़र में जो अपराध है वो किया गया, उससे जुड़े सबूत जो हैं वो जुटाए जाएं। बहुत ही लंबा चौड़ा ये, ख़ासतौर पे अगर राष्ट्रपति आवास है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से
आवास है और हम आगे चलकर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं उस किचन में जहां पर प्रोटेस्टर्स पहुंचकर खाना बना रहे थे, खाना बनाकर खा रहे थे और वहाँ क्या हाल है। ये देखिए, ये मुख्य अहाता है और इसको अभी इस तरह से बंद किया गया है, लेकिन ये सामने जो है ये कॉन्फ्रेंस हॉल है और कॉन्फ्रेंस हॉल में भी प्रोटेस्टर्स बैठे थे और यहाँ बैठकर वो जो एक ऐसी तस्वीरें सामने आई थी उनके यहाँ बैठे रहने की, जिसमें वो बातचीत करते नज़र आए थे आपस में और काफ़ी लंबे वक्त तक यहाँ उन्होंने अपना कब्ज़ा रखा था। अब ये पूरा जो भवन है वो फोर्स के कब्ज़े में है। यहाँ पे सेना भी है, वो आ चुकी है और प्रोटेस्टर्स को यहाँ से निकाल दिया गया है। उन्होंने भी वो भी बाहर चले गए हैं, बाहर जाकर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो जगह है यहाँ से वो निकल कर जा चुके हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो कुर्सी, मेज और तमाम जो चीज़ वो उल्टी पलटी हालत में है, बिखरी हुई हालत में है और इसलिए यहाँ पर जांच जो है वो चल रही है। ये एक बैठक है, यहाँ से कॉन्फ्रेंस, यहाँ जो राष्ट्रपति हैं वो बैठा करते थे और हम आपको अब दूसरे इलाके में ले चलते हैं, इस महल के जिस इलाके में कि किचन है। हम किचन को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा वो किचन जहाँ प्रदर्शनकारी घुसे थे और लजीज स्वादिष्ट खाना बनाकर खाते भी नज़र आए थे। हालांकि लगता है ये भी हम गलत कमरे में आ गए हैं, लेकिन यहाँ फ्रिज तो है और ऊपर हमने पेंट्री दिखाई छोटी सी आपको। ऐसे बड़े महलों के हिस्से, कई हिस्सों में किचन, छोटा किचन, बड़ा किचन, बहुत तरह के किचन होते हैं और ये देखिए, ये है बड़ा किचन। यह चूल्हा भी है, ये देखिए फ्रीज़र, और ये मुख्य किचन का नज़ारा है जो अब हमारे कैमरे पर आया है। ये देखिए, सब कुछ खाली कर गए प्रदर्शनकारी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि शासक के पास जो होता है वो जनता के पैसे का ही होता है, लेकिन ये देखिए तरीके से यहाँ जो चूल्हे हैं, बड़े बड़े चूल्हे, उसमें चाय भी बनाई गई, चाय पी भी गई, जो कुछ भी खाने को मिला वो खाया उन्होंने, वीडियो भी बनाया, दुनिया को दिखाया कि हम राष्ट्रपति आवास में घुस गए हैं, क्योंकि नाराज़गी है उनकी नीतियों से, उनके सरकार चलाने के तौर तरीके से, और उसी का विरोध करते हुए जब वो यहाँ घुसे तो यहाँ पर जो खाया पिया और क्योंकि बहुत बड़ी तादाद थी प्रदर्शनकारियों की, तो ऐसे में नुकसान भी वो करते चले गए यहाँ से। और अब इन सब बातों की जांच हो रही है। देखिए यहाँ पे जो है वो तमाम तरह के कप, प्लेट्स, ये होता है एक राष्ट्रपति का किचन और उसका बर्तनों वाला हिस्सा। और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद अब नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नया राष्ट्रपति चुने जाने तक प्रधानमंत्री रणनील विक्रमसिंघे को ही अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई गई है। इस बीच श्रीलंका की संसद के स्पीकर ने सभी दलों के साथ बैठक की, जिसमें राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। इनमें रणनील विक्रमसिंघे के अलावा विपक्ष के नेता सजीत प्रेमादासा, पूर्व सेना प्रमुख सनत फ्रांसेका, अनुरा कुमारा देशनायके के नाम शामिल हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक 19 जुलाई को नामांकन किया जाएगा, 20 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में प्रदर्शनों का दौर लगातार चल रहा है।
आज से देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET शुरू हो गया है। 2 चरणों में होने वाली यह परीक्षा 28 अगस्त तक चलेगी। इसमें पास होने के बाद अलग अलग विषयों में देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर में पढ़ने का मौका मिलेगा। करीब 15 लाख छात्र आज से शुरू हुए इस प्रवेश परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। UGC ने छात्रों से उनकी परेशानियों को लेकर ईमेल करने को कहा है। आज असल परेशानी CUET के परीक्षा केंद्रों को लेकर देखने को मिली। बहुत सारे छात्रों की शिकायत थी कि परीक्षा से ठीक पहले उनका सेंटर बदल दिया गया और इसकी सूचना परीक्षा से कुछ मिनट पहले ही भेजी गई, जिससे इनकी परीक्षाएं छूट गईं। हालांकि UGC के चेयरमैन ने भरोसा दिलाया है कि छात्रों को होने वाली हर परेशानी का समाधान निकाला जाएगा और 28 अगस्त के बाद दोबारा परीक्षाएं ली जाएंगी। CUET जो प्रवेश परीक्षा है उसकी जो पहली पाली की परीक्षा है वो भी ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं। पेरेंट्स हैं उनके साथ में। कुछ हम स्टूडेंट से बात करेंगे। 1 मिनट। और कैसा हुआ, क्या रहा, कैसा था माहौल? जो आप लोग पहले से डरे हुए थे कि कैसा होगा, पाठ्यक्रम नहीं पता था। वहाँ जाके जब क्वेश्चंस देखे तो वो बहुत ज़्यादा इजी लगे थे। सबसे ज़्यादा मुझे लगा उसमें इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। अच्छा। मतलब ऑन द स्पॉट आंसर मिल रहे थे। अच्छा। जनरल टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस टफ थे बट वो स्टिल भी बहुत काफ़ी इजी थे। अच्छा। मतलब वो काफ़ी जल्दी हो गए थे मेरा पेपर। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं आई अंदर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर कैसा था? अच्छा था, इजी था बल्कि। इजी था। हाँ। और जो GT था वो उसके बाद? GT मेरे को आता नहीं था बट मैं कुछ भी तैयार नहीं करके गई थी, फिर भी अच्छा था। क्वेश्चन जो थे वो बहुत आसान ही थे। GT में? हाँ जी, कुछ रिलेशन वाले थे, कुछ मैथ्स के थे। जिसका मैथ्स या CS कर रखा था उसने हल्का हल्का उसका बिल्कुल क्लियर होगा। ये आप देख सकते हैं कि पहली पारी का जो परीक्षा है वो ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और ये कैसे परीक्षा हो रही है उसको अभी हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरी जो परीक्षा है वो करवाई जा रही है। क्योंकि परीक्षा से पहले तमाम सारे असमंजस थे, स्टूडेंट्स के भीतर बहुत तनाव था। तो अभी जो लोग बाहर निकले हैं उनका ये कहना है कि अब कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छा पेपर गया है। तो तमाम सारे स्टूडेंट्स के भी हम जो है आपको बयान सुनवाएंगे, उनका इस परीक्षा के बारे में क्या कहना है और अंदर की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर ये पूरी परीक्षा जो है CUET की होती है। आइए चलते हैं। तो ये आप देखिए, ये NTA का एग्ज़ाम सेंटर है। यहीं पर जो ये परीक्षार्थी बाहर निकल रहे हैं इन्होंने यहीं पर एग्ज़ाम दिया है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि कोई तनाव नहीं है और सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया। ये आप देखिए सारे बैग सब लोगों के जमा कर लिए जाते हैं, मोबाइल जमा कर लिए जाते हैं, तो अब इनको दे रहे हैं। कैसा हुआ आप लोगों का पेपर? सर वेरी वेल, बहुत बढ़िया। इट वाज इजी, जितना अच्छा। एक्सपेक्ट किया था उससे इजी था। और लैंग्वेज सेक्शन जिसका बहुत डर था वो तो काफ़ी इजी रहा। डोमेन्स के लिए ये था कि जिन्होंने NCERT से पढ़ा है वो इजीली क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, और जो GT के बारे में तमाम सारे सवाल उठ रहे थे कि पाठ्यक्रम नहीं पता है GT को, परीक्षा को लेकर। हाँ जी, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था। पहले मेरे को लगा कि लाइक यहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट भी अच्छा था और सब कुछ सही था। अच्छा। इट वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो ये आप देखिए अभी एग्ज़ाम चल रहा है। ये कितने बड़े जगह पर जो है वो ये बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तैयारी बहुत NTA ने इसके लिए कर रखी है। और ये यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और उसके अंदर ये विशेष जो है वो व्यवस्था की गई है बेसमेंट के अंदर, स्टेडियम के बेसमेंट के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये विशेष व्यवस्था कर रखी है और यहाँ पर सैकड़ों स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसी के चलते अभी तक एग्ज़ाम जो अंदर लोगों ने दिया है उसको लेकर अभी तक कोई शिकायत छात्रों की नहीं आई है। ये शिकायत जरूर रही है कि कई बार जो है परीक्षा केंद्र अंतिम समय पर बदला गया, उसको लेकर शिकायत थी। लेकिन 1000 स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं और अभी पहली पाली का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। जो भी हम स्टूडेंट से हमने बात किया है उनका ये कहना है कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर थी। NTA एग्जामिनेशन सेंटर से
हरकिशन शर्मा और सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर कोरोना से प्रभावित छात्र तमाम केंद्र सरकार की परीक्षाओं में उम्र में 2 साल की छूट और 2 अतिरिक्त अवसरों की मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर जंतर मंतर पर उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर सरकार को छात्रों के प्रति नरम रुख अपनाने का सुझाव दिया था। संसद की स्थायी समिति ने भी सिफारिश की थी कि इन बच्चों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलनी चाहिए, पर अब तक मांग पूरी नहीं हुई। कोरोना महामारी से प्रभावित छात्र फिलहाल जंतर मंतर पर हैं और किताबों की जगह पर हाथों में तख्तियां हैं। वजह क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम अमूल्य निमेश है। अमूल्य जी, क्या मांगे हैं? सर, हमारी मांगे ये हैं कि कोरोना जो आया था, पैंडेमिक आया था 2020 और 2021 में, तो उसके कारण जो 2 साल हम लोगों का बर्बाद हुआ है, हम लोग मतलब यूपीएससी के जो सिविल सर्विसेज के छात्र थे, एसएससी वालों का एग्जाम नहीं हुआ, बैंकिंग का एग्जाम नहीं हुआ, तो हम लोग जो है इस 2 साल की भरपाई मांगने के लिए पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि हमें ये 2 साल कंपेंसेट करने के लिए आप एक अतिरिक्त मौका दीजिए और एज बढ़ाइए, क्योंकि आप 2 या 3 साल बाद लेंगे तो उम्र सीमा पार कर जाएंगे जी। तो ये हमारी बेसिक डिमांड है। इस डिमांड को लेके हम लोग 6 बार सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये बोला है कि ये क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव का मामला है, ये पॉलिसी का मामला है, तो हम गवर्नमेंट को नहीं रोकेंगे। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपना डिस्क्रिप्शन यूज करके हम लोगों को पॉजिटिव दे सकती है। ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर हम लोग गए तो दोबारा बोला कि ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी एंड ड्यू टू दिस हम लोगों को लीनियंट व्यू लिया जाए इस सिचुएशन पे। और ये मामला हुए हुए बोले हुए सर पिछले साल का ये जून के आसपास में बोला हुआ है। इस साल मार्च 2022 में DRSC की रिकमेंडेशन आई है, जो राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सब सारी चीजों को, जिसको सुशील मोदी सर जिसके चेयरमैन हैं, तो हम लोगों के बिहार के बहुत सारे बच्चे जो थे उनसे जाके मिले थे, तो उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी वहाँ पे। तो उनसे उन्होंने अपने रिकमेंडेशन में ये दिया है कि मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने सारी मैटर को देखते हुए आप जो है अपना माइंड और हार्ट चेंज करें। देयर शुड बी अ चेंज इन माइंड इन द हार्ट ऑफ द स्टांस ऑफ द गवर्नमेंट and provide them a general relaxation of these 2 years। 2 साल आप लोग 1 साल मांग रहे हैं, वो 2 साल देने के लिए। हाँ सर। मेरा नाम डॉक्टर विद्या है, मैंने एम्स से ग्रेजुएशन किया है। सो 2020 जब कोविड का फर्स्ट वेव आया तब हम लोगों ने हॉस्पिटल में ही थे। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, तीनों वेव में मैंने कंट्री को सर्व किया है। तो आई विल जस्ट से अबाउट कि फर्स्ट वेव में क्या हुआ। फर्स्ट वेव में जो हैवॉक और तबाही था, पूरे देश में किसी को नहीं पता कि क्या करना था, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, कि इस कोविड को आके टैकल क्या करना है, क्या दवाइयां लेनी है। पूरे हॉस्पिटल्स भरे पड़े थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमियां थी। आप यहाँ पर किस नाते यहाँ पर इन छात्रों के बीच में हैं? मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मेरा लास्ट अटेम्प्ट 2020 में था। तो जब मैं देश की सेवा कर रही थी, जब मैं हॉस्पिटल में खड़े होकर मरीजों की जान बचा रही थी, तब मैं ये सोचती कि पढ़ाई कर लूं या देश में जब जरूरत है, क्राइसिस है, पेंडेमिक है, तब देश की सेवा करूं। जब उस समय हमने नहीं सोचा, जब हमने दिल से देश की सेवा की, एक एक इंसान को हमने जितना हो सकता था उतना उनको जिंदगी बचाने की कोशिश की, और आज जब हमारे पास अटेम्प्ट नहीं है तो हम उस अटेम्प्ट की गुहार कर रहे हैं। ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? अभी तो सर ये लड़ाई तो 2 साल पहले से चल रही है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, कई मंत्री से मिले और सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि ये हमारा डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, हम आदेश नहीं दे सकते हैं, ये गवर्नमेंट का मामला है और मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। गवर्नमेंट को लीनियंट व्यू अपनाना चाहिए और छात्रों के हित में फैसला करना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए कि तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसकी सुनवाई हो पाए। बहुत लंबे समय से आवाज उठती रही है, लेकिन अब तक इनके हाथ निराशा ही लगी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा लद्दाख दौरे पर हैं। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के बाद ये उनका पहला दौरा है। माना जा रहा है कि उनके इस दौरे से चीन में खलबली मच सकती है, खासकर तब जब सभी जानते हैं कि पूर्वी लद्दाख इलाके में चीन की PLA और भारतीय सेना में तनातनी काफी वक्त से है। जैसे ही दलाई लामा जम्मू पहुंचे, उन्होंने चीन को एक तरह का संदेश देने की कोशिश की कि वो तिब्बत से आज़ादी नहीं बल्कि तिब्बत के लिए वो चीन में ही सार्थक स्वायत्तता चाहते हैं, तिब्बत की बौद्ध संस्कृति का संरक्षण भी चाहते हैं। Some Chinese hardliner, they consider me spiritist and reactionary, so always criticize me. But now more and more Chinese now realize
Narendra not seeking independence. महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद बुलेट ट्रेन फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। शिंदे सेना बीजेपी की सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है ताकि काम तेजी से पूरा हो सके। अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन की नींव 2017 में डाली गई थी, लेकिन अघाड़ी सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सपनों की बुलेट ट्रेन की काम की रफ्तार एक बार फिर से तेज पकड़ने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र की नई सरकार शिंदे और फडणवीस ने बुलेट ट्रेन परियोजना को महाराष्ट्र में सभी मंजूरी दे दी है, और ये इसलिए दे दी है ताकि जो उसका काम है वो तेज़ी से पूरा हो सके। दरअसल साल 2017 में बुलेट ट्रेन की नींव डाली गई थी मुंबई से अहमदाबाद, लेकिन पिछले चुनाव के दौरान जब सरकार बदल गई, शिवसेना और बीजेपी अलग हो गई, तब उद्धव ठाकरे सरकार ने इस पूरे बुलेट ट्रेन निर्माण का काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। यही वजह है कि गुजरात में तो तकरीबन 98% काम जमीन अधिग्रहण काम पूरा हो चुका था, लेकिन और दादरा नगर हवेली में 100% जमीन अधिग्रहण काम पूरा हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ 70% ही काम पूरा हुआ था जमीन अधिग्रहण का। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि इस पूरे काम को तेजी लाई जाएगी और जल्द से जल्द इस परियोजना को पूरा किया जाएगा। और ख़ास बात है कि बीकेसी में जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनना था उसकी जगह की भी एक समस्या थी, लेकिन इस सरकार ने साफ कर दिया है कि बीकेसी में बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनेगा, और ये जो कोविड जंबो सेंटर है यहीं पर एक भूमिगत स्टेशन बनाया जाएगा, और इसके लिए MMRDA ने BMC को कह दिया है कि सितंबर महीने तक इस जंबो कोविड सेंटर को यहाँ से खाली कर दिया जाए, और बुलेट ट्रेन जो कि 500 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 2 घंटे में तय करेगी, उसके निर्माण में जो बाधाएं आ रही थी, अब नई सरकार उन सभी बाधाओं को दूर करते हुए निर्माण में भी तेजी लाने की बात कर रही है, ताकि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सपनों की बुलेट ट्रेन परियोजना पूरी हो सके और वो अपनी रफ्तार में दौड़ सके। मुंबई से कैमरामैन अशोक माटी से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। यूपी के चंदौली में सरकारी स्कूल से एक शिक्षक की विदाई का वीडियो वायरल हुआ है। शिक्षक को विदा करते हुए स्कूली छात्र फूट कर रो रहे हैं। शिक्षक और छात्रों के बीच गहरे लगाव की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर देखी और शेयर की जा रही है। चंदौली में पहाड़ी क्षेत्र से लगे रतिगढ़ के कंजोजिट विद्यालय के सहायक अध्यापक शिवेंद्र सिंह सितंबर 2018 में यहां आए थे, लेकिन अब उनका ट्रांसफर होने से 12 जुलाई को स्कूल में विदाई समारोह रखा गया। वहां आए छात्र अपने गुरु से बिछड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाए और रोने लगे। गुरु भी छात्रों को देर तक समझाते रहे, लेकिन उनका प्यार देखकर उनकी भी आंखें भर आई। शिवेंद्र सिंह अपने पढ़ाने के अंदाज को लेकर छात्रों में काफी लोकप्रिय रहे। वे खेल खेल में बच्चों को पढ़ाते थे और सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को दुनिया भर की जानकारियां भी देते थे और उन्हें जागरूक करते थे। उनके पढ़ाने के तरीके के कारण पहाड़ी स्कूल में बड़ी संख्या में छात्र आने लगे थे। विदाई भावुक होती है और इतनी भावुक होती है जिन्हें आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। एक बार गुरु पूर्णिमा के ठीक एक दिन पहले जब मेरी विदाई हुई तो मैं भी बहुत आशंकित था। मुझे नहीं लग रहा था कि बच्चे इतना सारा प्यार कर सकते हैं, और जब बच्चे प्यार करते हैं तो आप डेफिनेटली उनको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। जब वो लिपट कर रो रहे थे, मेरा हृदय रो उठा और मुझे लगा कि अब ये वो पल है जब इनको अपने से चिपका लूं और दूर न होने दूं। 7 सितंबर 2018 के दिन मैंने चंदौली का जो चकिया ब्लॉक है उसका रतिगढ़ स्कूल है, मैंने वहाँ ज्वाइन किया था। प्राथमिक विद्यालय रतिगढ़ था पहले, अब वो कंपोजिट विद्यालय रतिगढ़ में तब्दील हो चुका है। पहले 1 से 5 तक, लेकिन उसके बाद 6, 7, 8 भी जुड़ गया। तो इतने सारे बच्चों को मिलाकर पढ़ाना, उनके साथ खेलना कूदना, तो वो यादों में संजो कर लेके जा रहा हूँ। एक पिटारा अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और इस वादे के साथ जा रहा हूँ कि यहाँ का एक बच्चा जब तक सरकारी नौकरी में सफल नहीं हो जाएगा तब तक कोशिश करूंगा कि यहाँ के टीचरों के साथ कनेक्ट रहूं, यहाँ के बच्चों के साथ कनेक्ट रहूं, और जब उनको जरूरत पड़ेगी, जब वो याद करेंगे, तब मैं इस धरती पर पुनः आ जाऊंगा।